राम राम जी। आज किस्सा कोई के एक नए एपिसोड में मैं आपको अपनी एक यात्रा वृतांत सुना रहा हूँ। आज से बात होगी करीब 20 साल पुरानी, और तब की है जब बिहार और झारखंड अलग नहीं हुए थे। अभी बिहार ही था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, घुमक्कड़ी का बहुत शौक था। तो ये हमारे पास एक किताब है। ये मेरे पास इसके दो एडिशन हैं। इसका नाम है ऑल इंडिया ट्रेवल कंपेनियन, भ्रमण संगी बोलते हैं इसको, हिंदी और इंग्लिश दोनों में छपती है। तो ये आज से करीब 20 साल पहले, 20-22 साल पहले मैंने वाराणसी स्टेशन पे जो व्हीलर का जो स्टॉल हुआ करता था ना, उस ज़माने में तो क्या शोभा होती थी, क्या बुक्स बिका करती थी रेलवे स्टेशनों पे, क्या स्टॉल होते थे। फिर ये जब से ये डिजिटल वर्ल्ड हुआ, लोगों की रीडिंग हैबिट जो है बुक्स, मैगजीन्स, अखबारों से शिफ्ट होके फ़ोन पे शिफ्ट हो गई है। मैं खुद अब मेरी 90% रीडिंग फ़ोन पे होती है। तो वहाँ पे ये व्हीलर के 5 नंबर प्लेटफॉर्म हुआ करता था, जो मुख्य प्लेटफॉर्म कहलाता था वाराणसी का। तो वहाँ पे व्हीलर पे ये बुक किताब देखी, और उस ज़माने में 500-550 रुपये की थी, आज से 20 साल पहले। तो तब इस किताब को मैं ना, ये इसको मैं मानता हूँ कि ये ट्रैवलर्स का ये एनसाइक्लोपीडिया है, भारतीय ट्रैवलर्स का। भारत में अगर किसी को घूमना है, और वो लोग आपने देखा होगा बहुत सारे अंग्रेज वो लोनली प्लेनेट की वो किताब एक लेके घूमते हैं इंडिया के बारे में। उसके बाद आउटलुक मैगजीन ने भी 2-3 बुक्स छापी हैं, और जितने भी ये इस टाइप के, इस किताब के सामने वो 5% भी नहीं है। जो जानकारी इस किताब में दर्ज है उसकी 5% भी लोनली प्लेनेट वाली उस बुक में नहीं, इंडिया में। यस, मैंने, क्योंकि वो भी थी मेरे पास। ये इतना बृहद संकलन है, और इसमें छोटे छोटे हिल स्टेशन, ऐसे हिल स्टेशन का भी जिक्र है, ऐसे पर्यटन स्थलों का जिक्र है, और छोटे से पर्यटन स्थल में, टूरिस्ट स्पॉट में, कहाँ होटल है, किस गली में होटल है, उस होटल का फ़ोन नंबर क्या है। और जब ये हर 5 साल में ये बुक जो है ना, ये इसका नया एडिशन छापते हैं, और वो करते हैं, अपनी जानकारी को अपडेट करते हैं। तो किस होटल का कितना टैरिफ है, और ये बंगालियों के लिए है, ये मूलतः ये बंगाल का प्रकाशन है। और बंगाली जो है ना, वो बड़ा गजब का टूरिस्ट होता है। बंगालियों के टूरिज्म का एक मैं और किस्सा आपको सुनाऊंगा, आज नहीं तो फिर कभी सुनाऊंगा। तो ये किताब स्पेशली बंगालियों के लिए छापी गई है। तो इसमें यहां तक दर्ज है कि हर हर पर्यटन स्थल पे ये जरूर लिखा है कि बंगालियों के लिए बढ़िया सस्ता भोजन, भरपेट माछ भात या दाल चावल, क्योंकि बंगाली ज्यादा चावल खाते हैं ना, वो रोटी नहीं खाते। तो कहाँ मिलेगा? बंगाली भाषा जहां एकदम 50 रुपए में रुकने की व्यवस्था, डॉर्मेट्रीज, धर्मशालाएं। क्योंकि बंगालियों की खासियत है कि वो बहुत कम पैसे में टूरिज्म करते हैं, पर बहुत ज्यादा घूमने वाली कौम है बंगाली, जिसको कहते हैं गरीब आदमी, वहां का गरीब आदमी घूमता है। तो ये उनकी जरूरत के हिसाब से लिखी गई है, पर ऐसी बात नहीं है कि इसमें सिर्फ उन्हीं के लिए जिक्र, उनके लिए भी है। तो जब ये किताब हमारे पास आ गई, और मैंने इसको ऐसे पढ़ा जैसे लोग गीता रामायण पढ़ते हैं। तो इसमें एक जगह का जिक्र है, उसका नाम है सिमुलतला। और उस जगह की इस किताब में इतनी तारीफ की गई है, और ये बताया गया कि घने जंगलों के बीच बहुत ही सुरम्य जगह है। और रविन्द्रनाथ टैगोर के ज़माने में, और उस ज़माने के जो भद्रलोक था बंगाल का, तो बंगाल के लोग अपना मौसम, हवा, पानी बदलने, यदि कोई बीमारी है तो यहाँ पे ऐसे सैनिटोरियम्स बने हुए थे, ऐसे गेस्ट हाउसेस बने थे जहाँ लोग स्वास्थ्य लाभ करने आते थे। यहाँ की जलवायु, यहाँ का तापमान, और यहाँ का आबो हवा, पानी इतना शानदार था उस जमाने में। मतलब 1910, 20, 30 अंग्रेजों के ज़माने में, या जब वो पुराना ज़माना था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी यहाँ आके रहे। अच्छा, उस रूट से हम कई बार निकले हैं, क्योंकि वाराणसी से जब भी कोलकाता जाते थे तो वाराणसी से कोलकाता जाने के 2 रूट हैं। तो एक मेन लाइन बोलते हैं, एक कॉर्ड बोलते हैं। मेन लाइन जो है वो आया पटना होते हुए जाती है, वाराणसी से पहले पटना जाएगी, मुगलसराय से पटना, पटना से वो किउल, झाझा, मोकामा होते हुए उधर जसीडीह, धनबाद, धनबाद से फिर वो उसी दोनों लाइनें मिल जाती हैं, और धनबाद, आसनसोल, हावड़ा। एक रूट है मुगलसराय, जिसको आजकल दीनदयाल उपाध्याय नगर कहते हैं, वहां से गया होते हुए वही सीधा। तो जब आप पटना होके जाते हैं तो उस रास्ते में ना ये
वहाँ पे माइनिंग का कोल की माइनिंग बहुत होती है, और वहाँ पे बहुत घने घने जंगलों के बड़ा सुरम्य इलाका है। और बरसात के दिनों में तो इतना इतना खूबसूरत वो हो जाता है, क्योंकि भाई सारे वनस्पतियाँ पेड़ पौधे पनप जाते हैं, धुल जाते हैं, हरी हरी घास हो जाती है चारों तरफ, इट लुक्स ब्यूटीफुल। और हम उस रूट से गए तो मुझे वो उस एरिया का अंदाजा था, तो इसमें सब सिमुलतला पढ़ लिया। और उन्हीं दिनों वाराणसी से बैजनाथ धाम जाने के लिए एक नई ट्रेन चली थी। तो और आप, मैं तो आपको बताया कि हमारा हमारा और हमारी धर्मपत्नी जी का अचानक बैठे बैठे थे 5 मिनट में प्रोग्राम बनता था। और ये किताब और एक वो रेलवे वाला टाइम, उन दिनों ये इंटरनेट का ज़माना नहीं था, तो वो रेलवे वाला टाइम टेबल जो होता है, ट्रेन एट अ ग्लांस, अब तो वो भी छूट गया। तो ट्रेन एट अ ग्लांस में मैंने तुरंत पता लगाया, तो मैंने पत्नी से कहा कि आज रात को जो है वो बैजनाथ धाम वाली ट्रेन है। और वो चली थी कहाँ से? सारनाथ से। सारनाथ से पहले वो कैंट जाती थी और वहाँ से फिर इंजन पलट के बैजनाथ धाम तक जाता था, और एकदम निपट खाली जाती थी, नई नई चली थी। तो हम दोनों अब उसमें सवार हो गए, और सुबह सुबह शायद 5 6 7 बजा होगा, सिमुलतला उतर गए। सिमुलतला मेन लाइन पे है, सिमुलतला से फिर बैजनाथ धाम होगा शायद 50 60 ऐसे 40 50 60 किलोमीटर है, फिर वो रूट डाइवर्ट हो जाता है, बैजनाथ धाम चला जाता है, और एक रूट हावड़ा चला जाता है। तो हम सुबह 6 बजे उतर गए। तो हमारा एक रूटीन रहा है सारी जिंदगी, जब भी हम रेलवे स्टेशन में उतरेंगे तो सबसे पहले जाएंगे वहाँ स्टेशन पे जो वेटिंग रूम है उसमें जाके फ्रेश होंगे, नहाएंगे धोएंगे, चाय वाय पी के फिर आगे की सोचेंगे कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ घूमना है, होटल लेना है, घूम के निकल लेना है, मतलब वो बाद में डिसाइड होता था। तो हम असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के रूम में पहुंचे था, तो उसने बोला सर चाबी तो ये रही, आप ले लीजिए मुझसे, पर वेटिंग रूम में पानी नहीं होगा। तो हमने पूछा पानी नहीं होगा मतलब? बोला अरे सर यहाँ पे ना पानी की सप्लाई नहीं है। मैंने कहा रेलवे में पानी की सप्लाई नहीं है? उसने बहुत सारे कारण बताए। मैं कहा चलो छोड़ो, जब यहाँ कुछ है ही नहीं तो। एकदम उजाड़ खंड था सब कुछ। बुक में इतनी तारीफ थी कि बेहतरीन पर्यटक स्थल है। स्टेशन पे उतरे तो बाहर निकले, स्टेशन के सामने हमारे गांव में, मतलब रिमोट गांव में, स्टेशन पे एक छोटा सा बाजार जरूर होता है चट्टी नुमा, जिसमें 10 20 दुकानें, जहाँ चाय पकौड़ी नाश्ता मिलता है, छोटी छोटी किराने की, इस टाइप की दुकान। गांव की एक स्टेशन एक ऐसी जगह होती है, हर स्टेशन पे आपको छोटी सी एक मार्केट जरूर मिलेगी। वो होती है रेलवे की जमीन में एनक्रोचमेंट करके ही बनी हुई, पर होती है। तो हम जब वहां से बाहर निकले तो वही मार्केट, चाय पकौड़ी, इसकी उसकी दुकानें, और छोटा सा बाजार। कितना बड़ा बाजार बताओ? कुल लंबाई शायद रही होगी 200 300 मीटर। किताब में तो मतलब जन्नत, ऐसा जिक्र हमने सुना था। और 100 साल पुरानी जन्नत, 100 साल पहले वो बड़ा पर्यटक स्थल था, 100 साल पहले, ऐसा बताया गया। बना मतलब कहा जाता है कि पटना, हावड़ा, कोलकाता के बड़े रईस जो होते थे वो अपने फार्म हाउसेस बनाते थे, बड़े बड़े सेठों के, जमींदारों के, राजाओं के वहां पे वो होते थे, जिसे कहते हैं आपके मतलब ऐशगाह या रुकने के गेस्ट हाउसेस टाइप के उन्होंने बना रखे थे। हमने पूछा भैया यहाँ कोई होटल? तो उन्होंने कहा जी होटल तो कोई नहीं है। मैंने कहा क्या सिमुलतला में कोई होटल नहीं है? बोला नहीं सर सिमुलतला में कोई होटल नहीं है। तो मैंने कहा शहर किस तरफ है, बाजार कहाँ है? बोला बस यही है जो आप देख रहे हैं, यही बाजार है, 10 20 50 दुकानों का। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कोई धर्मशाला, कोई रुकने, फ्रेश फ्रेश होना है हमको, कोई रुकने उकने की कुछ जगह? तो बोले नहीं, वहाँ पे सामने एक धर्मशाला है, वहाँ चले जाइए। तो एक वहाँ पहुंचे तो वहाँ पे एक तो कोई था नहीं, चिल्लाए चिल्लाए खटखटाए, तो एक आदमी निकल के आया। तो हमने पूछा भैया धर्मशाला है ये? बोले हाँ धर्मशाला है सर। तो मैंने पूछा रूम मिलेगा? बोले हाँ मिलेगा। वो रुकिए, तो हम रुके, तो वहाँ गया, अंदर से चाबी लेके आया, तो उसने रूम खोल दिया।
तो एकदम निपट नंगा रूम, मतलब सिर्फ रूम। मुझे इस रूम में कोई कैसे रुकेगा? बोले सर वो सामने जो है ना वो टेंट हाउस है, वहां से जाइए, गद्दा, तोशक, चद्दर, तकिया, तकिए का खोल, बाल्टी, लोटा लेके आइए किराए पर। अच्छा, फिर कहते वो सामने संडास बना है, वो कुआं है। मैंने कहा कुआं है? बोले हाँ, हैंड पाइप था, वो पता नहीं क्या खराब हो गया है, टैप वाटर नहीं है यहाँ पे इलाके में कहीं, और कुएं से पानी रस्सी से खींचिए, फ्रेश होइए, नहाइए धोइए, टेंट हाउस से बिस्तर लाइए, रहिए, और बाजार में कोई ढाबा है वहां खाना खाइए। तो हमने कहा यार बड़ा अजीब शहर है। और रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी सब, हाँ यार महात्मा गांधी आए थे भैया, भूल गया मैं तो, अभी याद आया मुझे, क्योंकि आगे उसका जिक्र आएगा, महात्मा गांधी आश्रम है वहां। तब हमने कहा ठीक भैया। तो मैंने कहा, तो हमारी धर्मपत्नी बोली यार इस धर्मशाला में रुक के हम लोग क्या करेंगे? तो हमने पूछा एक काम करो यार, हम धर्मशाला में नहीं रुकेंगे, तुम्हारे पास कोई बाल्टी लोटा है? बोला हाँ है। तो बोले यार वही दे दो, हम कुएं से पानी खींच के कम से कम फ्रेश तो हो ले, हैं, दतून मंजन कुल्ला फिरा के हो जाए। उन्होंने सबको पार्टी दे दी, बड़े भले लोग थे। हम वहां से बाहर निकले कि चाय वाय पिया जाए, तो चाय पीने लगे सब। अब ऐसे ग्रामीण इलाके में तो लोग बड़ा मन से बतियाते हैं, मतलब दोस्तियां बड़ी जल्दी हो जाती हैं हमारी, और हम तो थे ही रहते पकड़ घमक्कड़, हमारी दोस्ती हो गई 4-6 लोगों से। तो हमें लोगों ने बताया कि सर शहर में बिजली नहीं है। तो बिहार में बिजली ना होना बड़ी सामान्य बात थी। मैंने बोला नहीं, मतलब आ जाएगी बिजली? बोला नहीं सर आएगी भी नहीं। मैंने पूछा बिजली नहीं है, आएगी भी नहीं, कब से नहीं आई? बोला सर 6 महीने से बिजली नहीं है यहाँ। मैंने कहा 6 महीने से बिजली नहीं है? बोले हाँ सर। मैंने कहा ऐसा क्या कारण हो गया? बोले सर पहले बिजली थी, फिर चोर जो है करीब 10-15 किलोमीटर तार चुरा के ले गए। अब इतना मोटा एल्यूमिनियम का तार होता है बिजली विभाग का, तो चोर 10-15 किलोमीटर तार खंबा से चुरा के, 15 किलोमीटर तार चुराने में कितना यार, कितना बड़ा गैंग रहा होगा, कितनी बड़ी एनर्जी लगी होगी, और 15 किलोमीटर तार को चुरा लेना। आप लोग, बहुत लोगों को विश्वास नहीं होगा, अरे भैया लालू का बिहार ऐसा ही था, पूरा का, अरे पूरा पुल, ब्रिज, लोहे का ब्रिज चुरा लिया था लोगों ने। एक रेलवे का इंजन खड़ा था, इंजन खोल के ले गए पूरा घर। बिहार था, बिहार है, था क्यों था, बिहार तो अब भी है, और वही बिहार है, थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। तो बोले साहब 6 महीना पहले 12 किलोमीटर तार लोग चुरा कर ले गए थे, तब से लेकर आज तक बिजली नहीं आई, क्योंकि सरकार ने दोबारा तार नहीं लगाया। तो मैंने बोला ये शहर फिर कैसे सर्वाइव करता है? तो बोला सर शहर है कहाँ सर, आपके सामने जो 10-20 दुकान देख रहे हैं वही है। सब चाय वाय और चने की घुगनी मिलती है उस इलाके में, और वो आलू चप, चप बोलते हैं, आलू चप उधर, वैसे बाकी जगह आलू चौप बोलते हैं, वहाँ आलू चप बोलते हैं। तो आलू चप जो है, आलू जो है पतला पतला काट के उसको बेसन में तल के, और उसके बाद मखनी उखनी, मतलब हमने स्थानीय बिहारी भोजन का आनंद लिया, चाय नाश्ते का। फिर हमने पूछा अच्छा अब ये बताओ कि यहाँ हम लोग घूमने आए हैं तो क्या सिनेरियो है? तो उसमें एक सियाना आदमी था, बोले सर यहाँ से आप जब 3-4 किलोमीटर जाएंगे, ऐसे उसने नक्शा समझाया, ऐसे जाएंगे, ऐसे एक छोटी सी नदी पड़ेगी, उसको पार करेंगे, फिर वहाँ से एक कच्चा रास्ता, और यहाँ से करीब 6 किलोमीटर दूर गांधी आश्रम है, वो बढ़िया जगह। बोला अच्छा। मैंने कहा यहाँ होटल रुकने ठहरने का? बोले वहाँ पे कोई सेठ जी है मारवाड़ी, वो एक तो गेस्ट हाउस बनवा रहे हैं, ये 20 साल पुरानी बात। तो मैंने पूछा अच्छा आखिर वहाँ तक जाएंगे कैसे? बोले सर ये साइकिल किराए लीजिए। तो हमने और हमारी पत्नी ने साहब 2 साइकिलें किराए पे ली। बैग हम हमेशा छोटा ही लेकर ट्रैवल करते थे, तो छोटा सा बैग कैरियर पे बांधा, और धर्मपत्नी और मैं, हम लोग सिमलतला की सैर पे निकल गए। तो 1-2 किलोमीटर गए तो वो देखा कि पूरे रास्ते में जगह जगह वाकई वो जो पुरानी ग्लोरी वो दिखाई दे रही थी, खंडहर थे सब, वो पुराने जो सेठ जिलों के भद्रलोक जो था बंगाल का, रविन्द्रनाथ टैगोर जिस घर में ठहरे थे वो घर, महात्मा गांधी जहाँ आए थे, जहाँ जहाँ रुके थे वो तमाम घर, उसके बाद बड़े बड़े रईसों के जो बंगले हुआ करते थे
उस ज़माने में 1910, 20, 30 में, ब्रिटिश इंडिया के ज़माने में, वो सब तमाम घर थे पर वो खंडहरों में तब्दील हो चुके थे। कुछ जो ठीक-ठाक भी थे, तो उसमें इतना झाड़-झंखाड़ जंगल उग गया था। कुछ घरों में चौकीदार छोड़े हुए थे, कुछ घरों को अबैंडन कर दिया था लोगों ने। मतलब वो मैं आजकल मेरे पास फेसबुक पे एक पेज को मैं फ़ॉलो करता हूँ, अबैंडन्ड हाउसेस। वो यूरोप, अमेरिका के अबैंडन्ड कैसल्स, हाउसेस, बड़े-बड़े बंगले, वही दृश्य था। वहाँ पे एक पुराने ज़माने का एक चर्च था जिसमें अभी भी पादरी थे। तो वो हमें बताया था कि कोई मारवाड़ी बाबू है, वो अपना एक गेस्ट हाउस बनवा रहे हैं। तो हम वहाँ पहुँचे उनके यहाँ, बोले हाँ सर बनवा तो रहे हैं पर अभी बना नहीं है, अभी 6 महीना और लगेगा। बन रहा था, कंस्ट्रक्शन लगा हुआ था। तो मैंने पूछा यार जो थोड़ा बहुत बना है उसी में कोई एक आध, बोला सर एक को कमरा तैयार नहीं है। अरे मैंने बोला यार अपने घर में घुसा ले यार, हाँ यहीं तू ही रुकने, बोला नहीं सर। तो मैंने पूछा कि आखिर कोई तो जगह होगी सिमुलतला में जहाँ हम आज की रात यहाँ रुक सकें। तो बड़ा दिमाग लगा, लोकल आदमी था और भाई गेस्ट हाउस बनवा रहा है तो 8-10 रूम बनवा रहा है तो कुछ सोच के ही बनवा रहा होगा ना, उसका बिजनेस माइंडेड आदमी था। कि उसने सिमुलतला में ऐसी उजाड़ खंड जगह में एक गेस्ट हाउस या एक लॉज, जो आदमी प्लान कर रहा है 8-10 कमरे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसने भी तो कुछ रिसर्च की होगी ना कि इस जगह को वापस, इसकी ग्लोरी को वापस पाया जा सकता है। तो उसने बड़ा दिमाग लगा, मतलब भले एक काम करिए आप लोग यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे वही गांधी आश्रम चले जाइए, वहाँ पे महात्मा गांधी का वो आश्रम है, वहाँ वो गांधी बाबा आए थे वहाँ, और वहाँ पे जो है आपको कोई ना कोई व्यवस्था मिल जाएगी। खैर साहब, तब हमने पति पत्नी ने कोई गांव की कच्ची पगडंडी पे, जंगलों के बीच में, घना जंगल था और पेड़ बहुत बड़े नहीं थे, वर्षावन नहीं थे, सूखे वन जो होते हैं, जो कि बरसात के दिनों में पनप जाते हैं, और छोटे छोटे अमरूद के पेड़ जितनी झाड़ियां, झाड़ झंखाड़ टाइप का जंगल, उनमें हम, वही एक पगडंडी बनी हुई थी उसमें हम, तो आगे करीब 2-3 किलोमीटर जब चले तो गांव एक आ गया। वहां पे एक छोटा सा मेला लगा हुआ था, वहां पर भी वही स्थानीय लोग, जैसे गांव के छोटे मेले लगते हैं ऐसे वही आलू चप और वो छोटी छोटी आइटम्स खाने की गांव की, वो सब बिक रही थी। हमने उस मेले में भी आधा घंटा एंजॉय किया, चाय वाय दोबारा पी। फिर सब हम वहाँ से आगे बढ़े, वही पूछ के कि गांधी आश्रम, बोला हाँ इधर से चले जाइए उधर। तो साहब जब गांधी आश्रम पहुँचे तो वहाँ जाके देखते हैं कि भैया सिमुलतला तो फिर भी बहुत आबाद था, सिमुलतला में बहुत रौनक थी। गांधी आश्रम तो एकदम में उजाड़ खंड। अरे बाप रे बाप, बहुत चिल्लाए वहां, तो कहीं से पता नहीं कहां से एक आदमी निकल के आया, बोला हाँ जी, बोला गांधी आश्रम है, हाँ है। मैंने क्या व्यवस्था है, तो उसको समझे में नहीं आया जवाब क्या दे। बोला सर देख रहे हैं आप यही व्यवस्था है। मैंने रुकने की जगह है कोई, तो बोले ना रुकने की कोई जगह है। मैंने कहा भोजन पानी की व्यवस्था, बोला नहीं कुछ नहीं। बोला पानी मिल जाएगा पीने वाला, तो बोला हाँ पानी की कोशिश कर सकते हैं। कैसा पानी कहीं से बेचारा खोज खाज के लाया, क्योंकि हम लोग क्योंकि 5-6 किलोमीटर साइकिल चला गए थे, और आखिरी का 2 किलोमीटर था वो एक पहाड़ी थी छोटी सी, उसके ऊपर स्टिक थी, उस पर साइकिल चलानी थी, और साइकिल चलाने का बहुत ज़्यादा अभ्यास तो रह नहीं गया था, तो हम लोगों ने अपना पानी पी डाला था रास्ते भर। खैर साहब वो पानी लेके आया, तो हम लोगों ने उस गांधी आश्रम के, काफ़ी बड़े एरिया में गांधी आश्रम था, पुरानी उजाड़ खंड बिल्डिंग थी, खंडहर बन चुकी थी वो भी। वहाँ पे एक अमरूद का पेड़ लगा था, उस पर अमरूद लगे थे, आधे अमरूद तोते खा गए थे, एक 2-4 ठो अमरूद इतने बड़े बड़े, अजीब सा टेस्टलेस सा अमरूद था। हमने कभी भी पेट भर के वही अमरूद ही खाया। मैंने चलो साला कुछ नहीं तो अमरूद तो खाओ। गांधी आश्रम का अमरूद अमरूद खाए, थक गए थे, और तब तक समय हो गया था, तब 12 के आसपास बज चुका था। तो वहाँ पे एक जगह छाया थी, और वहाँ पे अगल बगल कभी धान की खेती हुई होगी तो धान की पुआल पड़ी थी, हमने वही पुआल बिछाई, और हम दोनों पति पत्नी थके हुए थे, रात भी ट्रेन में रहे थे, और हम लोग वहीं पुआल पे बिछा के 1 घंटा सोए। अब भूख लगी, हम वो अमरूद से कैसे काम चलता। सब पत्नी बोली कि चलो जी बहुत हो गया घुमक्कड़ी टूरिज्म, अब वापस चला जाए। हमने सब साइकिल उतारी, तो जब साइकिल उतारे तो वो
जो पहाड़ी से नीचे जब उतरे तो वहाँ पे एक छोटी सी नदी थी, नदी का नाला, पर फ्रेश वाटर का था। और उसमें गांव के बहुत सारे लोग जो है, महिलाएं कपड़े धो रही थी, नहा रही थी, उधर पुरुष नहा रहे थे एक तरफ दूसरी तरफ। तो हमने कहा यार ये बहुत सही जगह मिल गई है बॉस, उतारो। साइकिल चलाए थे तो हम लोग, गर्मी भी थी और पसीने भी आ गए थे। हमने कहा उतारो और नहाओ। तो हम दोनों पति पत्नी जो है उस फ्रेश वाटर स्ट्रीम, ठंडा पानी एकदम, घंटों नहाए। मतलब गोवा के बीच में वो मजा नहीं आया जो नाले के ठंडे पानी में हम दोनों ने मजा लिया। 1 घंटा नहाए, फिर नहा धो के तब तक बज गया था 1, 1:30, 2। वहां से चले तो वही मेला था, उसी मेले में फिर कुछ छोटी छोटी आइटम खाए, चाय वाय पिए, वापस स्टेशन आए सर। अब लगी थी भूख, तो हमने पूछा है खाना क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो 1-2 ढाबे थे जहाँ पे कहीं 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 मछली भात मिल रहा था और कहीं शायद दाल भात भी था। और दाल एकदम ऐसी थी कि उसकी व्याख्या शब्दों में तो कर पाना संभव नहीं है। मतलब 5-7 लीटर पानी में पाव भर दाल अगर उबाल दी जाए तो एक पीला सा एक पानी नहीं हो जाता, पीला पानी था वो, कहने का मतलब। उसमें भाई 5 लीटर पानी में पाव भर दाल उबाल दीजिए, उसमें हल्दी डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, वो वाली दाल थी और भात था। तो हमने कहा भैया चलो मछली है, भात खिलाओ। तो हमने और हमारी पत्नी ने माछ भात खाया। फिर हमारी पत्नी बोली कि बस पतिदेव, अब हम आपके इस घुमक्कड़ी टूरिज्म से आज ही जाइए, अब चलो वापस घर। तो मैंने पूछा अरे बगल में बैजनाथ धाम है। तो वापस हम लोग स्टेशन पे पहुंच गए। अभी हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि बैजनाथ धाम जाएं या वापस बनारस जाएं। तो हमने तय कर दिया कि जो गाड़ी पहले आएगी उसमें बैठ जाना है। तो तब बैजनाथ धाम वाली गाड़ी 4 घंटे बाद थी, जबकि बैजनाथ धाम एकदम बगल में था, शायद 30-40 किलोमीटर रहा होगा या 25 किलोमीटर रहा होगा, पर गाड़ी नहीं आई तब 4 घंटे। और एक कोई इंटरसिटी चलती थी, शायद हावड़ा पटना या इस टाइप की कोई थी, वो इंटरसिटी आ गई। बस हमने वही पकड़ी, वहाँ से पकड़ के पटना आए और पटना से जो है बनारस आ गए। तो ये था साहब हमारी सिमुलतला की जर्नी। पर मुझे एक बात समझ में आई कि मैंने कहा लालू ने बिहार को किस तरह बर्बाद किया है। उन दिनों लालू का जो मतलब वो था ना अपना जंगल राज, वो एकदम चरम पे था। और सिमुलतला वाकई अगर किसी अच्छे स्टेट में रहा होता, जैसे मध्य प्रदेश जो है अपने टूरिज्म पे कितना ज्यादा ध्यान देता है, गुजरात जैसे स्टेट्स, यूपी ना, टूरिज्म डिपार्टमेंट, मुझे लगता है बिहार में शायद टूरिज्म डिपार्टमेंट होगा ही नहीं। अगर अच्छा, अब मैंने सुना है कि सिमुलतला जो है शायद झारखंड में चला गया है। तो अब ये स्थानीय लोग बताएंगे वहाँ के, अगर मेरे कोई दर्शक होंगे या आप लोगों में से, दर्शकों में से कोई मित्र उस इलाके से निकला है या अभी सिमुलतला को जानता है, तो आप लोग बताएंगे कि उस जमाने में आखिर एक गेस्ट हाउस तो बनना शुरू हुआ ही था। अब मैंने सुना है, किसी ने एक बार, मैंने बहुत पहले पूछा था, मैंने भैया आप क्या हाल है सिमुलतला का, बोला नहीं सर अब बिजली आ गई है, क्योंकि ये तो 20 साल पुरानी बात है। बोला नहीं सर अब बिजली आ गई है, अब तार चोरी नहीं होता है और सिमुलतला भी पहले से बेहतर हो गया है। अब मैंने सुना है कि वहाँ 8-10 गेस्ट हाउसेस खुल गए। पर सिमुलतला के बारे में मैं आपको ये सलाह दूंगा कि एक तो वहाँ जाइए तो मानसून में जाइए। मानसून में तो वो जगह एकदम जन्नत हो जाती है, प्राकृतिक सुंदरता इतनी खूबसूरत होती है। और वहाँ जाइए तो एकदम शांत, जैसे पहाड़ों में हम जाते हैं तो एक दिन के घूमने का नहीं है सिमुलतला। वो वाकई वो जैसे सैनिटोरियम होते थे पुराने जमाने में, लोग बंगाल की नमी की हवा से बचने के लिए, रोगी या ऐसे लोग होते थे या जिनको डिप्रेशन हो जाता था, वो अच्छे माहौल में रहने के लिए लोग पुराने ज़माने में सिमुलतला आया करते थे। तो सिमुलतला वाकई अगर अच्छा मौसम है और अगर वहाँ रहने की व्यवस्था हो जाए तो 1 आध महीना रुक के वेकेशंस के लिए बहुत बेहतरीन जगह है, बेहद खूबसूरत इलाका है। पर वही बात है कि गवर्नमेंट बिहार ने तो इस कदर बर्बाद किया था ना सब कुछ। वही मैंने कहा कि उजाड़ खंड, उजड़े हुई जगह है, घोस्ट टाउन, इट वॉज द रियली अ घोस्ट टाउन।
खैर साहब वही करीब 2 3 साढ़े 3 4 बजे के आसपास हमें ट्रेन मिल गई वापस। फिर हम पटना आए, पटना से बनारस आ गए। और मैं सिमुल तलाक की जर्नी अपनी आज भी हमेशा मुझे याद रहती है कि किस कदर किसी खूबसूरत स्वर्ग जैसी जगह को सरकारें बर्बाद कर सकती है। ऐसी एक और मेरे हमारे साथ ऐसी एक घटना और हुई थी, जब मैं और मेरी पत्नी हम लोग हिमाचल में गए थे और हम भरमौर चले गए थे। भरमौर शहर जाने का भी हमारा बड़ा बुरा अनुभव रहा था, तब हम बाइक से गए थे। वो किस्सा भी कभी सुनाऊंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं नए किस्से के साथ। थैंक यू वेरी मच।